इजराइल के हेचट म्यूजियम में एक 4 साल के बच्चे ने एक 3500 साल पुराना जार तोड़ दिया। बच्चे ने जार के अंदर देखने की कोशिश की, जिससे वह गिरकर टूट गया। यह जार मध्य कानान क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक वस्तु थी, जिसका उपयोग तेल और शराब के लिए किया जाता था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने आम आदमी पार्टी के आपका विधायक आपके द्वार अभियान की आलोचना की है। उन्होंने इसे एक और नाटक करार दिया है। इस अभियान का उद्देश्य जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करना और उनकी समस्याओं का समाधान करना है। बीजेपी का कहना है कि यह केवल एक दिखावा है और इससे वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। कंगना रनौत ने जया बच्चन के संसद में दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें जया ने राज्यसभा के चेयरमैन द्वारा उन्हें जया अमिताभ बच्चन कहे जाने पर नाराजगी जताई थी। कंगना ने इसे शर्मनाक बताते हुए कहा कि यह परिवारों के बीच के खूबसूरत रिश्तों को भी नहीं बख्शता। उन्होंने जया के इस कदम को अहंकार करार दिया और कहा कि समाज गलत दिशा में जा रहा है। बक्सर में आरजेडी नेता सुधाकर सिंह ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि वह हार के डर से दिखावा कर रहे हैं। सुधाकर ने आरोप लगाया कि गिरिराज सिंह बाहरी लोगों की मदद से चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। सुधाकर, जो हाल ही में बक्सर से सांसद बने हैं, ने कहा कि जनता ने बाहरी लोगों को खदेड़ दिया है। केरल कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सिमी रोज बेलजॉन को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कांग्रेस पार्टी में कास्टिंग काउच के अस्तित्व का आरोप लगाया था। उनके इस बयान के बाद महिला कांग्रेस ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष के सुधाकरण ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए कार्रवाई की। चिराग पासवान ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति शासन की मांग की है। उन्होंने ममता के बयान को शर्मनाक बताया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बंगाल जलता है तो अन्य राज्य भी जलेंगे। पासवान ने इसे ममता की कमजोरी और विफलता का संकेत बताया और केंद्र सरकार से बंगाल की स्थिति का आकलन कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की अपील की। दिल्ली में वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 39 की वृद्धि की गई है, जिससे अब 19 किलोग्राम का सिलेंडर 1,691 रुपये 50 पैसे में बिकेगा। यह वृद्धि 1 सितंबर 2024 से लागू हुई है और यह लगातार तीसरी बार है जब इन सिलेंडरों की कीमत में बदलाव किया गया है। पिछले महीने कीमत में 8.5 की वृद्धि की गई थी। इस बढ़ोतरी का असर रेस्तरां, होटल और अन्य व्यवसायों पर पड़ेगा जो एलपीजी पर निर्भर हैं। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर अपने पार्षद रामचंद्र के अपहरण का आरोप लगाया है। एएपी का दावा है कि चंद्र को बीजेपी कार्यालय ले जाया गया और उन्हें ईडी सीबीआई मामलों में फंसाने की धमकी दी गई। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे झूठा प्रचार करार दिया। यूट्यूबर्स ध्रुव रथी और गौरव तानेजा के बीच उत्तर प्रदेश की नई इन्फ्लुएंसर पॉलिसी को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। ध्रुव रथी ने इस नीति को वैध रिश्वतखोरी करार देते हुए इसकी आलोचना की और कहा कि यह करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग है। उन्होंने इस नीति में भाग लेने वाले इन्फ्लुएंसर्स की सार्वजनिक निंदा की मांग की।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायपालिका की संवेदनशीलता पर चिंता जताई है, खासकर जब गंभीर अपराधों जैसे बलात्कार के मामलों में फैसले आने में पीढ़ी बीत जाती है। उन्होंने कहा कि न्याय में देरी से आम आदमी को लगता है कि न्यायिक प्रक्रिया में संवेदनशीलता की कमी है। उन्होंने अजर्नमेंट की संस्कृति को खत्म करने और न्यायपालिका, सरकार और पुलिस के बीच समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 6 महीनों में चेन्नई मेट्रो रेल सेवा में 6 बार तकनीकी खामियों के कारण व्यवधान हुआ है। 18 अगस्त को दूरसंचार प्रणाली में खराबी के कारण सेवाएं 1 घंटे से अधिक बाधित रहीं। CMRL ने यात्रियों की सुविधा के लिए साप्ताहिक समीक्षा शुरू की है। बेहतर रखरखाव से भविष्य में इन खामियों को टाला जा सकता है। ये व्यवधान यात्रियों की समय पर यात्रा को प्रभावित कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज में 31 वर्षीय डॉक्टर की निर्मम हत्या पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इस घटना को मानवता के लिए शर्मनाक बताया और कुछ राजनीतिक नेताओं और NGO की चुप्पी की आलोचना की। धनखड़ ने कहा कि इस तरह की घटनाओं पर राजनीति करने के बजाय महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रमुख तारिक हामिद कर्रा ने कहा कि पार्टी सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन राष्ट्रीय मजबूरी के चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया गया। कांग्रेस और NC ने सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय किया है, जिसमें NC 51 और कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कर्रा ने बीजेपी में टिकट वितरण के बाद नेताओं के इस्तीफे पर भी टिप्पणी की। इसे वैचारिक संघर्ष बताया। मणिपुर में कुकीजो समुदाय ने अलग प्रशासन की मांग को लेकर रैलियां की, जिसके दौरान बीजेपी प्रवक्ता माइकल लमजातंग हाउकिप के घर को आग लगा दी गई। ये रैलियां चुरचनपुर, कंगपोकपी और तेंगनुपाल जिलों में आयोजित की गईं। कुकी समुदाय ने मुख्यमंत्री N बायरन सिंह के कथित ऑडियो क्लिप के खिलाफ भी प्रदर्शन किया। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और शोषण के मामलों पर आधारित हेमा कमेटी की रिपोर्ट के जारी होने पर अभिनेता मोहनलाल ने इसे सरकार का सही निर्णय बताया। मोहनलाल, जो AMMA के पूर्व अध्यक्ष हैं, ने रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद मीडिया से पहली बार बात की। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट इंडस्ट्री में सुधार लाने में मदद करेगी। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI पर आरोप लगाया है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में वोट काउंटिंग की तारीख बीजेपी के कहने पर 4 अक्टूबर से 8 अक्टूबर कर दी है। यह आरोप उन्होंने पहले भी चुनावी प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप को लेकर लगाए थे। साथ ही उन्होंने वक्फ कानून में संशोधन और असम विधानसभा में नमाज ब्रेक कम करने की भी निंदा की है। बांग्लादेश के अंतरिम नेता और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस जल्द ही सुधारों का एक व्यापक खाका पेश करेंगे। यह कदम शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के बाद उठाया जा रहा है। यूनुस ने राजधानी ढाका में 35 राजनीतिक दलों के साथ बैठकें की, जिसमें जतिया पार्टी, गोनो फोरम, इस्लामी आंदोलन, बांग्लादेश और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी शामिल हैं। इन बैठकों में उन्होंने अंतरिम सरकार द्वारा लाए जाने वाले सुधारों पर चर्चा की। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई सोशल मीडिया नीति लागू की है, जिसमें अच्छे कंटेंट बनाने वाले प्रभावितों को 5 लाख रुपए तक का भुगतान किया जाएगा। वहीं
यदि कोई व्यक्ति एंटी नेशनल सामग्री पोस्ट करता है तो उसे 3 साल से लेकर जीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। इस नीति के तहत यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट्स और पॉडकास्ट के लिए अधिकतम 8 लाख रुपए तक की कमाई की जा सकती है। पैरालंपिक्स में निषाद कुमार ने पुरुषों की हाई जंप T47 इवेंट में सिल्वर मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया। उन्होंने 2.4 मीटर की छलांग लगाई, जो उनका सीजन बेस्ट था। हालांकि अमेरिका के रॉड्रिक टाउनसेंड ने 2.12 मीटर की छलांग लगाकर गोल्ड मेडल जीता। निषाद ने टोक्यो पैरालंपिक्स में भी सिल्वर जीता था और इस बार अपने प्रदर्शन को बेहतर करने का लक्ष्य रखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय एथलीटों को बधाई दी है। अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल SH-1 में स्वर्ण पदक जीता, जबकि मोना अग्रवाल और प्रीति पाल ने क्रमशः कांस्य पदक जीते। मोना ने 10 मीटर एयर राइफल में और प्रीति ने 100 मीटर T35 दौड़ में अपनी उपलब्धियों से भारत का नाम रोशन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 के दौरान साइबर धोखाधड़ी से निपटने और डिजिटल साक्षरता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि साइबर धोखाधड़ी फिनटेक कंपनियों के लिए तेजी से बढ़ता खतरा है और इसे रोकने के लिए निर्णायक कदम उठाने की जरूरत है। मोदी ने नियामकों से अपील की कि वे साइबर सुरक्षा को मजबूत करें ताकि फिनटेक का विकास बाधित न हो। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के सोहरा को जिला बनाने के बयान ने डाडंगरे के निवासियों को नाराज कर दिया है। DICM ने कहा कि सोहरा को जिला बनाने की प्रक्रिया में देरी हो रही है, जिससे डाडंगरे के लोग असंतुष्ट हैं। उन्होंने पिनुर्सला को सोहरा जिले में शामिल न करने का भी निर्णय लिया। इस बयान के बाद डाडंगरे के लोग अपनी उपेक्षा महसूस कर रहे हैं और सरकार से स्पष्टता की मांग कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने बिहार चुनाव में मुस्लिम समुदाय को बेहतर प्रतिनिधित्व देने का वादा किया है। उन्होंने RJD पर मुस्लिम वोटों को बांटने का आरोप लगाया और चुनौती दी कि अगर RJD पर्याप्त मुस्लिम उम्मीदवार उतारती है तो जन स्वराज हिंदू उम्मीदवार उतारेगी। प्रशांत किशोर का कहना है कि उनका मकसद वोटों का विभाजन नहीं, बल्कि समावेशी राजनीति को बढ़ावा देना है। प्रीति पाल ने पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में इतिहास रचते हुए महिलाओं की 100 मीटर और 200 मीटर T35 इवेंट्स में कांस्य पदक जीते। 100 मीटर में उन्होंने 14.21 सेकंड का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय दर्ज किया, जबकि 200 मीटर में 30.1 सेकंड का समय निकाला। प्रीति, जो मुजफ्फरनगर की रहने वाली है, ने अपने प्रदर्शन से भारत को गर्वित किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों पर बढ़ते हमलों को लेकर बीजेपी सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि सरकार इन घटनाओं पर मूक दर्शक बनी हुई है, जिससे उपद्रवियों को खुली छूट मिल गई है। गांधी ने हरियाणा और महाराष्ट्र में हुई हिंसा का हवाला देते हुए सरकार से कठोर कार्रवाई की मांग की। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने शिवाजी महाराज की मूर्ति के निर्माण के लिए एक नौसिखिया मूर्तिकार को जिम्मेदारी देने को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए अनुभवी और कुशल मूर्तिकार का चयन होना चाहिए था।
आठवले का मानना है कि शिवाजी महाराज की मूर्ति का निर्माण एक गौरवशाली कार्य है और इसे सर्वोत्तम तरीके से किया जाना चाहिए। असम तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, यह कहते हुए कि असम के लोग टीएमसी को पश्चिम बंगाल की क्षेत्रीय पार्टी के रूप में देखते हैं और इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। बोरा ने अपनी इस्तीफा पत्र में कहा कि उन्होंने पार्टी की इस छवि को बदलने के लिए कई सुझाव दिए थे, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया गया। कश्मीरी अलगाववादी नेता सैयद सलीम गिलानी ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी में शामिल होकर राजनीतिक हलचल मचा दी है। हालांकि पीडीपी ने उन्हें श्रीनगर के खन्यार सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था, जिसे गिलानी ने ठुकरा दिया। गिलानी, जो पहले हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सदस्य थे, ने कहा कि उन्होंने चुनावों का बहिष्कार करके ऐतिहासिक गलती की थी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर सत्ता का दुरुपयोग करने और उपचुनावों के दौरान जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। लखनऊ में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों में बीजेपी ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं और उनकी नीतियां किसानों, युवाओं और समाज के लिए हानिकारक हैं। अखिलेश ने योगी सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने कोई महत्वपूर्ण जन कल्याण कार्य नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट के अनुसार किसी व्यक्ति के कन्विक्टेड होने पर भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता। यह फैसला नागरिक अधिकारों की रक्षा और न्यायिक प्रक्रिया के महत्व को दर्शाता है। कोर्ट ने कहा कि प्रशासन को डेमोलिशन के मामलों में संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। यह निर्णय भारत में कानून की प्रक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। सूर्या की फिल्म कंगुवा और रजनीकांत की वेतयन के बीच 10 अक्टूबर को होने वाली बॉक्स ऑफिस टक्कर अब नहीं होगी। सूर्या ने कंगुवा की रिलीजन को टालने का फैसला किया है, जिससे रजनीकांत की फिल्म पहले रिलीज हो सके। सूर्या ने मैयाजागन के ऑडियो लॉन्च पर रजनीकांत की 50 साल की सिनेमा यात्रा की सराहना की और कहा कि उनके लिए यह सही नहीं होगा कि उनकी फिल्म वेतयन के साथ रिलीज हो। तेजस्वी यादव ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को योगी आदित्यनाथ का चीनी संस्करण कहकर विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि जैसे योगी आदित्यनाथ बुलडोजर का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही शर्मा नमाज रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी ने अपने बयान को सही ठहराते हुए कहा कि यह देश सभी का है और किसी एक की जागीर नहीं है। सीएजी की एक ताज़ा रिपोर्ट में असम के चाय श्रमिकों की स्थिति को लेकर गंभीर चिंताएं जताई गई हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि श्रमिकों को निम्नतम वेतन दिया जा रहा है और श्रम कानूनों का सही उपयोग नहीं हो रहा है। चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों की हालत दयनीय है, जिससे उनके जीवन स्तर पर भारी असर पड़ा है। यह रिपोर्ट श्रम अधिकारों की रक्षा के लिए नई नीतियों की आवश्यकता को रेखांकित करती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 31 वर्षीय डॉक्टर की निर्मम हत्या और बलात्कार के मामले में कुछ गैर सरकारी संगठनों एनजीओज की चुप्पी पर कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ये एनजीओज जो अक्सर छोटी छोटी घटनाओं पर सक्रिय हो जाते हैं, इस गंभीर मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। धनखड़ ने इस घटना को मानवता के लिए शर्मनाक बताया
और कहा कि एनजीओज की यह चुप्पी अपराधियों के कृत्य से भी बदतर है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अयोध्या और वाराणसी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक बोट्स लॉन्च करने की योजना बनाई है। सरयू नदी के नया घाट से 50 सीटों वाली एक एयर कंडीशन्ड इलेक्ट्रिक बोट और 30 सीटों वाली 2 इलेक्ट्रिक बोट्स चलाई जाएंगी। वाराणसी में गंगा नदी के रविदास घाट पर भी 50 सीटों वाली बोट उपलब्ध होगी।